हेलो एवरीवन, दिस है डॉक्टर प्रतीक कुमार पचार और आज के इस लेक्चर में हम फ्री अपडेटेड क्लासेस के बारे में बात करेंगे जो अपने बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट केमिस्ट्री सब्जेक्ट के रिगार्डिंग होंगी। जनरली आपने यूट्यूब पर देखा होगा कि बहुत सारी जो क्लासेस होती हैं बीएससी के रिगार्डिंग या एमएससी के रिगार्डिंग, वहाँ मोस्टली आपको जो क्लासेस दिखने वाले हैं उनमें सभी में एक ही बात के लिए बोला जाता है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया जाता है। जो बताने वाला पर्सन होता है वो भी किसी ना किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होता है। एक रैंडम क्लासेस डाल दी जाती है, एक रैंडम क्वेश्चंस आपको बता दिए जाते हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ नहीं आते हैं और आप एक ब्लाइंडली उन पर ट्रस्ट करते हो। वो ना आपको थ्योरी कंप्लीट करवाते हैं, ना ही वो आपको एक तरीके से पूरा स्टडी मटेरियल देते हैं और ना ही आपको कोई तरीके का जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो करवाई जाती है। ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, चाहे मैं बीएससी केमिस्ट्री की बात करूँ, एमएससी केमिस्ट्री की बात करूँ, वहाँ अपने को सिर्फ रट्टाफिकेशन पे फोकस नहीं करना है। हमें इस चीज़ों को सीखना भी पड़ता है। इन फ्यूचर जब कभी भी आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम दोगे तो उसमें भी आपको काफ़ी वहाँ पे हेल्पफुल ताकि हो। और इसी के रिगार्डिंग ऐसा नहीं है कि अपन को सिर्फ बीएससी सिर्फ अपने एक ऊपर ऊपर का पढ़ लिया या फिर एक मार्क्स परसेंटेज के बेसिस के ऊपर अपन सिर्फ उतना उसको थोड़ा सा देख लिया या एक उसको टाइम पास समझ लिया अपन ने और एक सिर्फ पास के तरीके से अपन पढ़ लिए। आपको इस तरीके से पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर आपको कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जब आप प्रिपेयर करोगे या कहीं भी आप ग्रेजुएशन में पढ़ाओगे या पीजी के स्टूडेंट्स को पढ़ाओगे तो ज़रूरी है कि आपको बीएससी का नॉलेज होना, आपको उस एमएससी का नॉलेज होना या जो भी आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा, जिस सब्जेक्ट से आप पीजी करोगे, एमएससी करोगे या इन फ्यूचर आप नेट के लिए प्रिपेयर करोगे, नेट जेआरएफ के लिए प्रिपेयर करोगे या पीएचडी में जाओगे, तो ज़रूरी है आपको कि एक कम्प्लीटली आपको उस चीज़ का नॉलेज हो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अभी से अपनी जो प्रिपरेशन है उसको एक अच्छे वे में करो, एक अच्छे तरीके से समझ के करो, ना कि कोई रटाफिकेशन हो, ना ही कुछ ऐसा प्रोसेस हो कि आप सिर्फ एक परसेंटेज पे फोकस करो या फिर आपने कहीं इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए, वो आपके एग्जाम्स में भी आ गए, ठीक है, आप पेपर कराए, आपके थोड़े बहुत परसेंटेज अच्छे से बन गए, ठीक है, काफ़ी है। इतना सफिशिएंट नहीं होता। ये एक एवरेज स्टूडेंट के लिए सही हो सकता है, बट एक ब्रिलियंट स्टूडेंट जिनको इन फ्यूचर भी बहुत अच्छा अच्छी जॉब चाहिए, बहुत अच्छा वो अपने फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री में हो, फिजिक्स मैथ में हो या जूलॉजी बॉटनी में हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको अभी से ही अपनी कॉलेज की जो प्रिपरेशन है, चाहे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकंड सेम हो, थर्ड सेम, फोर्थ सेम या जिस जिस भी सेमेस्टर के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे पीजी में या एमएससी कर रहे हो, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आपको अपने सब्जेक्ट का स्पेसिफिक नॉलेज होना ज़रूरी है। तो उसी के रिगार्डिंग अपना आज का ये वीडियो लेक्चर है, जहाँ हम बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के रिगार्डिंग सिलेबस और स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कशन करेंगे। अपने इस लेक्चर में जो भी अपने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स होंगे, दोनों के लिए वो हेल्पफुल होने वाला है और आप एक केमिस्ट्री एक्सपर्ट से यहाँ पूरा सब्जेक्ट सीखने वाले हो। उसी के रिगार्डिंग अपन इस पूरे लेक्चर के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन सीखेंगे कि किस तरीके से अपन अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। और जो भी आप क्लासेस अपनी होंगी वो सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी या कोई चार्जेस आपके लिए नहीं है एप्लीकेबल होंगे। कहीं एक्चुअल में आपको कहीं और भी चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ मैं फ्री आपको कम्प्लीटली सिलेबस करवाऊँगा, कम्प्लीटली हर एक चीज़ को बेसिक से आपको डिस्कस करते हुए एडवांस लेवल्स तक मैं आपको उसको समझाऊंगा, ताकि आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी प्रिपरेशन जो हो वो एक अच्छी तरीके से हो। थ्योरी को एक्सप्लेन करूंगा मैं, साथ ही मैं आपको यहाँ पे जो डिस्कशन करने वाला हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आप एक अच्छे से अपना सेमेस्टर का एग्जाम दो, आपके परसेंटेज भी अच्छे आए, साथ में आपको उस चीज़ सब्जेक्ट का नॉलेज भी अच्छा हो। तो उसी के रिगार्डिंग अपन शुरू करते हैं अपना आज पार्ट 1, जहां अपन सिलेबस और स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कशन करेंगे बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के बारे में, जो भी अपने होगा केमिस्ट्री सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट का जो अपन सिलेबस है उसको अपन डिस्कशन करते हैं। यहाँ टोटल आपको जो यूनिट कंसिडर कराएगी वो 4 यूनिट्स आपकी होने वाली है। सबसे पहली यूनिट आपकी है एटॉमिक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। एक्चुअल में एटॉमिक स्ट्रक्चर तो लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं आपके क्वांटम मैकेनिक्स को भी इंक्लूड कर दिया गया है। जैसे आप इसका सिलेबस जब अपन डिस्कशन करते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे लिखा हुआ है बोर की जो आपके लिमिटेशंस हैं उनके बारे में यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर के बारे में दिया हुआ है, जो भी आपके प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, ठीक है, उसका ड्यूल नेचर कैसा होता है उसके बारे में भी पढ़ना है। डी ब्रोगली रिलेशन के बारे में दिया हुआ, डी ब्रोगली जो भी आपका संबंध होता है उसके बारे में। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ गया, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है, ठीक है। इसी तरीके से हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा के बारे में आ गया, ठीक है। जो भी लाइमन बामर पास्चन सीरीज आप पढ़ते हो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में, वो सारा सब कुछ इस टॉपिक में है। इसके अलावा रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन के बारे में आएगा। तो जहाँ वेव फंक्शन की बात आ जाती है वहाँ आप समझ सकते हो कि वहाँ अपन वेव मैकेनिक्स के बारे में पढ़ने लगते हैं, ठीक है। तरंग यांत्रिकी के बारे में पढ़ने लगते हैं, और अगर आपने तरंग यांत्रिकी पढ़ना स्टार्ट कर दिया इट मीन्स आप एंटर कर चुके हो क्वांटम मैकेनिक्स में। इसका मतलब आप क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स में आप
इंटर कर चुके हो। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर ज़रूर एक आपको हेडिंग दी हुई है, लेकिन ये सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं है, ये आपका जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं क्वांटम मैकेनिक्स भी इसमें टोटली इंक्लूडेड है, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो ये 2 यूनिट का एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन है, ये यूनिट फर्स्ट, ठीक है, इसको अपन कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं। ये एक्चुअल में ये आप ये समझ सकते हो एक तरीके की फिजिकल केमिस्ट्री की आपकी यूनिट हो चुकी है, ये आपकी एक फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट आप समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको यूनिट दी हुई है सिलेबस में, वो दी गई आपको कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवेलेंट बॉन्ड जो जनरली है ये आपको दी हुई है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि ये जो आपका सिलेबस जो मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है, ये आपका PDUSU का है, ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी सीकर का ये आपका सिलेबस है, उसके सेमेस्टर का सिलेबस है। बट आप एक चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटी में सेम यही सिलेबस चलने वाला। कहीं कोई यूनिट सेमेस्टर में कोई में पहले दी हुई होती है, किसी में वो जाके बाद में दी हुई होती है, तो उस चीज़ को अपने को इतना वो माइंड नहीं करना है। ऑलमोस्ट सेम सिलेबस होता है सभी यूनिवर्सिटीज़ में, सेमेस्टर वाइज थोड़ा थोड़ा वेरिएशन हो सकता है। तो अगर कोई अदर यूनिवर्सिटी है, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी हो या फिर राजस्थान की कोई अदर यूनिवर्सिटी हो, तो वहाँ अगर सेमेस्टर वाइज कोई सिलेबस थोड़ा बहुत वेरिएट अगर कर रहा है तो अपन उस यूनिट को भी कंसिडर कर लेंगे। बाकी मेन जो अपन यूनिट करने वाले हो, अपन इन 4 यूनिट के ऊपर फोकस करेंगे, जिसमें पहली यूनिट आपकी होगी एटॉमिक स्ट्रक्चर की, जहां अपन पढ़ने वाले हैं इसमें साथ ही साथ क्वांटम मैकेनिक्स को भी, जहां साथ में अपन क्वांटम मैकेनिक्स को भी स्टडी करेंगे। सेकंड अपनी यूनिट होगी कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, पूरा कंप्लीट आपको वेस्पर थ्योरी दी हुई है यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन की भी वहाँ पे बात करी हुई है, ठीक है। जितने भी टाइप की अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनती हैं अपने, लीनियर हो, ट्राइगोनल, प्लेनर हो, टेट्राइडल हो, वो सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में यहाँ पे अपने को डिस्कशन करना है। इसके अलावा थोड़ा बहुत आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी अकार्बनिक जो भी आपने यौगिक होते हैं उनके बारे में, उनका रेजोनेंस का वहाँ क्या कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स कैसे वेरिएट करती हैं, उन सभी के बारे में पढ़ने वाले कोवेलेंट वाले चैप्टर में। सेकंड अपने को दिया हुआ है यूनिट सेकंड में, सेकंड पार्ट अपना मेटेलिक बॉन्ड के बारे में, धात्विक बंध क्या होते हैं उनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। धात्विक बंध में जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत तो जो भी होता है, ठीक है, कोई बैंड थ्योरी जैसे आपको दी हुई है, ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड की इंपॉर्टेंस है, प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर हैं, जो भी आपके सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनके गुणधर्म क्या होते हैं, इंसुलेटर जो भी कुचालक होते हैं, ठीक है, उन सभी के बारे में उनके एग्जांपल्स के साथ अपन पढ़ने वाले हैं। यूनिट सेकंड का थर्ड पार्ट आपको आयनिक बॉन्डिंग दिया हुआ है, आयनिक बंध के बारे में दिया हुआ है, तो आयनिक बंध पढ़ेंगे, आयनिक बंध क्या होता है, ठीक है, क्या उनमें एनर्जीज को कैसे अपन कंसिडर करेंगे, लैटिस एनर्जी जालक ऊर्जा क्या होती है, सॉल्वेशन एनर्जी विलायकन ऊर्जा क्या होती है, तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में अपन यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। बॉन्ड एवर साइकिल जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेबिलिटी, फेजान रूल, ठीक है, आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी यौगिकों में आयनिक गुणधर्म क्या होते हैं वो पढ़ने वाले हैं। डायपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ेंगे। साथ में अपने को परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर भी यहाँ पे दिया हुआ है, प्रतिशत आयनिक गुण के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूनिट सेकंड का थर्ड पार्ट आयनिक बॉन्डिंग। और यूनिट सेकंड का जो फोर्थ पार्ट आपको दिया हुआ वो दिएगा वीक केमिकल इंटरेक्शंस, दुर्बल आपकी जो भी रासायनिक अंतर्क्रियाएं होती हैं, पारस्परिक क्रियाएं होती हैं उनके बारे में, जिनमें सबसे पहले आपको वंडरवॉल फोर्सेस के बारे में पढ़ना है। वंडरवॉल फोर्स क्या होते हैं, आयनिक डायपोल फोर्स के बारे में, डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस क्या होती हैं, द्विध्रुव द्विध्रुव अंतर्क्रियाएं क्या होती हैं। इसी तरीके से जो भी इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन दी हुई हैं आपको, ठीक है, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण वगैरह के बारे में, या प्रेरित द्विध्रुव है क्या होता है, उन सभी के बारे में अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन क्या होती हैं, रिपल्सिव फोर्स प्रतिकर्षण बलों के बारे में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है। इसी के अलावा जो इंटर और इंट्रा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अंतर और अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। वैलेंस बॉन्ड ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, और इसी में एक छोटा सा पॉइंट और भी ऐड किया गया सोल्यूबिलिटी भी, ठीक है, विलेयता के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो ये कंप्लीट आपकी यूनिट सेकंड होती है, इन 4 पार्ट से मिलकर बनी हुई होगी, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ोगे, मेटालिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और वीक केमिकल इंटरेक्शंस। इन्हीं बॉन्ड से रिलेटेड होने वाली हैं ये इंटरेक्शंस, ठीक है। इन्हीं जो 3 टाइप के बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, कोवेलेंट बॉन्ड हो, मेटालिक बॉन्ड हो, आयनिक बॉन्ड हो, इन्हीं में जो चलने वाली इंटरेक्शंस होती हैं वही आपकी ये वीक केमिकल इंटरेक्शंस होती हैं, वो सभी के सभी अपन इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यूनिट थर्ड में यहाँ पे आपको दिया हुआ है कुछ फंडामेंटल। देखिए ये पार्ट आपका हो गया फिजिकल केमिस्ट्री का, जैसा मैंने आपको बताया था एक यूनिट आपको फिजिकल केमिस्ट्री के यहाँ पे ऐड कर दी गई। ये आपको जो पूरा पार्ट दिया गया ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट आपको दे दिया गया है, ये थोड़ा आपको समझना है, ठीक है। यूनिट थर्ड जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में ऐड करी गई है वो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब यहाँ से आपकी क्या ऐड हो चुकी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी ऐड हो चुकी है। यूनिट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेट करती है। सबसे पहले आपको दिया गया फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी जो भी आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है उसका फंडामेंटल्स क्या है, उसके जो भी उसमें जो फंडामेंट्स यूज में करेंगे अपन, ठीक है, यानी एक तरीके से कहूँ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको कंसिडर की हुई है, ठीक है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सामान्य कार्बनिक रसायन के बारे में बात की है, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में,
हाइब्रिडाइजेशन दिया हुआ है, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, जियोमेट्री एंड स्ट्रक्चर ऑफ sp3, sp2 एंड sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। ये जनरली आपका कहना है कि थोड़ा सा इनऑर्गेनिक का पार्ट आ जाता है, बट इसको अपन सीखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रेस्पेक्ट में। ये सभी चीज़ें आप इनऑर्गेनिक में भी पढ़ते हो, कोवेलेंट बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन, ये जो भी शेप निकालना हो मॉलिक्यूल्स की, चाहे ज्योमेट्री निकालनी हो, ठीक है, ज्यामिति निकालनी हो, स्ट्रक्चर निकालनी हो, आकृति निकालनी हो, चाहे इन हाइब्रिडाइजेशन की बात करो, sp3, sp2, sp के बारे में सभी अपन इनऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं, बट वो जो पढ़ते हैं वो अपन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रेस्पेक्ट में पढ़ते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ जो पढ़ने वाले हैं वो अपन पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के रेस्पेक्ट में, ये थोड़ा सा वेरिएशन यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। यूनिट थर्ड का सेकंड पार्ट आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है वो जनरली 3-4 तरीके के अपने होते हैं, उनमें अपने कौन कौन से होते हैं वो अपने को देखना है। एक जैसे इंडक्टिव दिया हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दिया हुआ है, रेजोनेंस आपको दिया हुआ है। इसी में जो अपने आगे होने वाले टॉपिक्स होंगे जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ डायपोल मोमेंट, देखिए डायपोल मोमेंट यहाँ भी आ रखा है, और डायपोल मोमेंट अपन ने अभी भी पीछे भी डिस्कशन कहीं ना कहीं किया है, ठीक है। ये डायपोल मोमेंट रहा, टॉपिक दोनों सेम ही है, बट फर्क क्या है, यहाँ जो डायपोल मोमेंट आप पढ़ने वाले हो ये डायपोल मोमेंट आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पढ़ोगे, ये जो डायपोल मोमेंट आप पढ़ने वाले हो वो आप पढ़ने वाले हो ऑर्गेनिक कंपाउंड का या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड्स का, ठीक है, कार्बनिक यौगिकों का पढ़ने वाले हो, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा फिजन के बारे में दिया हुआ आपको, होमोलाइटिक हेटोलाइटिक फिजन क्या होता है, समांश और विषमांश विखंडन क्या होता है, ठीक है। इसी तरीके से कर्ड और एरो नोटेशंस किस तरीके से उनको अपन प्रेजेंट करते हैं, एक इस एरो के ये भी रिएक्शन होता है, एक एरो का ये रिएक्शन होता है, ठीक है। ये तो अपने को दोनों को पता है, दोनों दोनों नोटेशन के बारे में अपने को पता है। एक जैसे कोई भी अपने को बॉन्ड दिया हो, कोई ए बी बॉन्ड है वो इस तरीके से टूट रहा हो, ठीक है, या फिर वो एक ही साइड में बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहे हो, तो वो सभी अपन सीख लेंगे, इसके अंदर कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बातें अपने को नहीं होगी यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे मैं बात करूंगा इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में दिया हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, नाभिक्स नहीं, क्या होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, रिएक्शंस ऑर्गेनिक रिएक्शन कितने प्रकार की होती हैं, जनरली जो भी आप पढ़ते हो, चाहे एडिशन रिएक्शन पढ़ो, चाहे आप एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ो, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ो, ठीक है, चाहे आप फ्री रेडिकल रिएक्शंस पढ़ो आप, ठीक है, तो वो सारी जो भी टाइप्स की रिएक्शन अपनी होती हैं वो अपन सभी अपन डिस्कशन करने वाले हैं। ये सेकंड पार्ट आपका यूनिट थर्ड का सेकंड पार्ट। यूनिट थर्ड का जो अपना नेक्स्ट पार्ट है वो टाइप्स ऑफ रिलेटिव इंटरमीडिएट्स हैं, यानी आपको क्या करना है, इंटरमीडिएट मध्यवर्तियों के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, मध्यवर्ती कौन कौन से होते हैं, तो मध्यवर्ती अपने को पता है जनरल इंटरमीडिएट्स, कार्बोकैटायन होता है, कार्बन आयन होता है, कार्बन फ्री रेडिकल होता है, ये जनरली 3 तो आप पढ़ते ही पढ़ते हो। इसके अलावा आप बेंजाइन भी पढ़ते हो, ठीक है, नाइट्रीन भी आप पढ़ते हो, ठीक है, नाइट्रीन वगैरह, तो वो सब कुछ अपन डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें देखिए क्या क्या दिया हमें, कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, नाइट्रीन, कार्बिन और बेंजाइन, ये सभी इंटरमीडिएट्स आपको पढ़ने हैं यूनिट थर्ड के पार्ट थर्ड के अंदर। नेक्स्ट है एरोमेटिसिटी, ये थोड़ा अलग पार्ट आ जाता है, बट इसी यहाँ अगर आप एक चीज़ को आप नोटिस करो कि जो अपन इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में पढ़ते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, रेजोनेंस, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपने इफेक्ट्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स वाले रूल्स होते हैं। तो इन्हीं में जो रेजोनेंस अपन पढ़ते हैं, इसी रेजोनेंस की एक एप्लीकेशन होती है, वही एरोमेटिसिटी के अंदर यूज होती है। तो रेजोनेंस की जो एप्लीकेशन होती है, जो एप्लीकेशन पार्ट होता है कि रेजोनेंस कहाँ अप्लाई करें अपन, वो अपन एरोमेटिसिटी में पढ़ते हैं। या रेजोनेंस की एक टाइप की जो एप्लीकेशन होती है वो एरोमेटिसिटी भी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो एरोमेटिसिटी में जनरली इसका इंट्रोडक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, हक्कल रूल के बारे में पढ़ेंगे, एरोमेटिसिटी इन कार्बोसाइक्लिक, तो इसी के अंदर अपन कंसिडर करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में, हक्कल रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है एरोमेटिसिटी का पार्ट, एरोमेटिसिटी इन कार्बोसाइक्लिक, जो भी कार्बन से बनी हुई जो साइकिल्स होती हैं, ठीक है, वे साइक्लिक कंपाउंड जो कार्बन जिनमें कंसिडर होता है उनमें एरोमेटिसिटी कैसे चेक करेंगे। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिनमें कार्बन के अलावा ऐसे साइकिल्स कम से कम अपने को पता है कि कोई भी अगर साइकिल बननी है तो उनमें मिनिमम कम से कम एटलीस्ट 3 कार्बन तो उसमें होने चाहिए, ठीक है, तभी एक 3 कार्बन आपस में मिलकर ही कोई साइकिल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर उनमें कहीं कार्बन की जगह कोई अदर हेटेरो एटम आ गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, मेनली ये 3, फॉस्फोरस भी ऐड है, बाकी अदर हेटेरोएटम भी ऐड होते हैं, तो वो अपना कंपाउंड बन जाता है हेटेरोसाइक्लिक, विषम चक्रीय बन जाता है, ठीक है ना। तो कार्बन के अलावा अगर साइकिल के अंदर कोई भी अगर हेटेरोएटम आ गए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक वगैरह, ठीक है, तो अगर वो रिंग में अगर प्रेजेंट है तो वो आपकी रिंग क्या कहलाएगी, वो आपकी रिंग हेटेरोसाइक्लिक रिंग कहलाएगी, ठीक है। तो उनके अंदर भी एरोमेटिसिटी अपने को पढ़नी है। बेंजीनॉइड्स, बेंजीन रिंग से मिलकर बनी हुई, जैसे अब नॉर्मल अपनी ये तो बेंजीन है, इस बेंजीन से एक और बेंजीन अपनी ऐड हो जाए, ठीक है, तो कोई नेफ्थलीन बन जाए, या कोई और ऐड हो जाता है, एंथ्रासिन वगैरह बन जाए, तो वो जो बेंजीनॉइड सिस्टम होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसी तरीके से नॉन बेंजीनॉइड सिस्टम जैसे एजुलिन वगैरह होता है उनके बारे में एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे। एरोमेटिक आयंस, एंटी एरोमेटिक क्या होता है, नॉन एरोमेटिक। तो ओवरऑल अपने को इस एरोमेटिसिटी चैप्टर में क्या पढ़ना है, एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा यूनिट थर्ड का एक काफ़ी मेजर पार्ट, एक अलग पार्ट आता है आइसोमेरिज्म।
आपकी समावयवता के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जनरल जो आइसोमेरिज्म उतनी होती है, जिसमें अपन आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे, उसके सिग्निफिकेंस के बारे में, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में, साथ में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होती है, और देन स्टीरियो आइसोमेरिज्म ये आपको ध्यान देना है। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जनरली अपन उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल स्टीरियो आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमेरिज्म। 12th लेवल पे तो आप बहुत बेसिक सा पढ़ते हो, यहाँ उसके बारे में काफ़ी डिटेल में आप पढ़ने वाले हो। नेक्स्ट है कायरलिटी, ये भी आपका कहीं ना कहीं आइसोमेर या आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री का एक पार्ट होता है कायरलिटी, ठीक है, क्रियलता जिसको आप बोलते हो, ठीक है। तो क्रियलता के बारे में अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ कायरलिटी, स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होते हैं, स्टीरियोजेनिक केंद्र क्या क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव प्रकाशिक सक्रियता क्या चीज़ होती है, CIP रूल, कॉन इंगोल्ड प्रेलॉग रूल क्या होता है, प्रायोरिटी असाइनमेंट अपन देखेंगे, एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, और आपके मीजो कंपाउंड्स कौन से होते हैं, मीजो यौगिक कौन से होते हैं, उनके बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आता है वो अपना है नोमेनक्लेचर सिस्टम, जिसमें अपन सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, EZ नोमेनक्लेचर, RS नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। 3O एरिथ्रियो कंपाउंड्स कौन से हो सकते हैं, DL नोमेनक्लेचर क्या होता है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म भी पढ़ने वाले हैं इसी के अंदर। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा वो होगा कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म किस किस के रेस्पेक्ट में, एथेन के रेस्पेक्ट में, ब्यूटेन के रेस्पेक्ट में, साइक्लोहेक्सेन, इन 3 कंपाउंड्स के बारे में आपने को पढ़ना है। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कौन कौन से हैं, एथेन, ब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन। इसके अलावा अपन पढ़ने वाले हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ वेज फार्मूला, वेज डैश फार्मूला हो, न्यूमान फार्मूला हो, सोहर्स फार्मूला हो, फिशर रिप्रेजेंटेशन हो। तो ओवरऑल मैं आपको कहूँ यहाँ पर, तो जनरली यहाँ पर यूनिट 3 के अंदर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी शामिल है, जिसके अंदर आप पढ़ने वाले हो कुछ हाइब्रिडाइजेशन के रूल्स पढ़ने वाले हो, ठीक है, और कुछ बॉन्ड प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हो। इसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो नेक्स्ट पार्ट आपका है वो दिया हुआ आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट वाला, जिसमें आप इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव पढ़ते हो, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव पढ़ते हो, अनुनाद पढ़ते हो, रेजोनेंस पढ़ते हो, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन अति संयुग्मन पढ़ते हो। तो उन सभी के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ने को आपको मिलेगा। इसके अलावा इंटरमीडिएट्स, एक पार्ट आपका इंटरमीडिएट का आ जाता है, वो भी आपका यूनिट 3 में इंक्लूड है। एरोमेटिसिटी वाला पार्ट यूनिट 3 में इंक्लूड है, और एक पूरी की पूरी यहाँ तक का पार्ट, ये पूरी की पूरी आपकी क्या है, स्टीरियो केमिस्ट्री आप समझ सकते हो या आइसोमेरिज्म आप समझ सकते हो। ये पूरा का पूरा पार्ट आपको अलग अलग यहाँ पे मेंशन जरूर किए हुए हैं, लेकिन सारा का ये चारों ही पार्ट किसके मिलके बने हुए हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री के कहूँ, आइसोमेरिज्म के कहूँ, उसी के आपके इंक्लूडेड होते हैं। सारा सब कुछ आप यहाँ से यहाँ तक आप सारा का सारा स्टीरियो केमिस्ट्री में ही पढ़ते हो आप जनरली, तो इतना लोड लेने की नीड नहीं अपने को कि यहाँ काफ़ी पार्ट्स को डिवाइड कर दिया गया है। ये पूरा ही स्टीरियो केमिस्ट्री का पार्ट है जो आगे भी आपके काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है एक सीखने के पर्पज से, ठीक है। ये सारा अपन यूनिट 3 पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। नेक्स्ट जो अपनी यूनिट दी हुई है गैस स्टेट, ये आपकी आगे फिजिकल केमिस्ट्री फिर से। तो यहाँ जो गैस स्टेट के बारे में आपको दिया गया है, एक पार्ट आपको दिया गया है मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, जो कि खुद गैसीय स्टेट का ही पार्ट है, ध्यान रखना। तो ये दोनों मिलकर इंक्लूडेड पार्ट है, दोनों ही आप गैसीय स्टेट में पढ़ते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है लिक्विड स्टेट के बारे में, आपकी द्रव अवस्था के बारे में दिया हुआ है, ये आपका एक अलग पार्ट है, ठीक है, जो यूनिट 4 का ही पार्ट है। तो यूनिट 4 वाले पार्ट में 2 पार्ट आपके ऐड है, एक तो गैस स्टेट ऐड है, याद रखिएगा, आपकी गैसीय अवस्था, और एक है द्रव अवस्था। ये 2 पार्ट्स आपके ऐड किए गए। गैसीय अवस्था में क्या क्या दिया हुआ है, देखिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस दी हुई है, ठीक है, जो भी आपको गैसों की जो एक गतिक सिद्धांत है वो यहाँ पर ऐड किया गया है। KTG जिसको आप बोलते हो, क्या पढ़ते हो, KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काफी इंपॉर्टेंट है। डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, जो भी गैसेस होती हैं अपनी वो एक आदर्श व्यवहार से किस तरीके से विचलन दर्शाती हैं, वो आप इसमें पढ़ने वाले हो, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। वंडरवॉल इक्वेशन क्या होती है, गैसेस मॉलिक्यूल के लिए वंडरवॉल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। क्रिटिकल फेनोमेनन कौन कौन से होते हैं, जो भी क्रांतिक अवस्थाएं होती है, जैसे क्रांतिक ताप पढ़ते हो, क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, क्रिटिकल प्रेशर, ठीक है, ये सब होते क्या, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। PV आइसोथर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, रियल गैसेस के बारे में, कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट के बारे में, ठीक है। ये सब कुछ अपने इस टॉपिक्स में पढ़ने वाले, ज़्यादा अपने को लोड लेने की जरूरत नहीं। कुछ मॉलिकुलर वेलोसिटी जिसके अंदर आती है, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जिसको आप VRMS बोलते हो, ठीक है, तो VRMS के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी VMP। देखिए ये वेलोसिटीज़ का क्या मतलब, वेलोसिटीज़ का मतलब है जो आपके जो गैसेस पार्टिकल होते हैं वो कितने टाइप की वेलोसिटी शो कर सकते हैं, कितने प्रकार का वेग दर्शा सकते हैं। तो उनमें अलग अलग प्रकार के वो गैसेस मॉलिक्यूल वेग दर्शा सकते हैं, जिनमें एक वेग आपका है रूट मीन स्क्वायर जिसको आप VRMS बोलते हो, ठीक है। एक वेग उनका होता है, वेलोसिटी होती है एवरेज वाली, जिसको आप क्या लिख सकते हो, V एवरेज भी आप लिखते हो, ठीक है। एक होती है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी VMP, जिससे आप डिनोट करते हो मोस्ट प्रोबेबल। तो ये 3 तरीके की वेलोसिटी होती है गैसेस मॉलिक्यूल की, जिनके बारे में डिटेल में अपन पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ेंगे अपन। इसके अलावा कॉलिजन नंबर क्या होता है, मीन
फ्री पाथ जो माध्य मुक्त पथ होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, कॉलिजन डायमीटर संगत व्यास क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, गैसों को जो लिक्विफाई किया जाता है जिसको अपन जूल थॉमसन इफेक्ट भी कहते हैं, जो जनरली आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हो, तो वो भी यहाँ पे थोड़ा बहुत उसके बारे में भी डिस्कशन किया हुआ है। तो ये दोनों पार्ट मिलकर बनते हैं गैस स्टेट के, ठीक है। और एक नेक्स्ट पार्ट आपका आता है लिक्विड स्टेट का, जिसमें क्या क्या ऐड किया गया है देखिएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कौन कौन से होते हैं आपके, ठीक है। तो जो अभी आपके अंत आणविक बल होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, लिक्विड की क्या क्या स्ट्रक्चर्स होती हैं, स्ट्रक्चरल डिफरेंस पढ़ते हैं सॉलिड लिक्विड गैसेस के बीच में, जो भी आपका ठोस द्रव और गैस होता है उनके उनके बीच में स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या होता है, उनकी संरचनाओं में क्या विभिन्नताएं होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, द्रव क्रिस्टल क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन लिक्विड क्रिस्टल सॉलिड एंड लिक्विड, इन तीनों के बीच में भी अपन क्या पढ़ने वाले हैं, डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। तीन तीन कौन कौन से पार्ट है, लिक्विड क्रिस्टल सॉलिड और लिक्विड, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है वो पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर ऑफ नेमेटिक और कोलेस्टेरिक फेज, ये दो टाइप की फेज होती हैं, नेमेटिक और कोलेस्टेरिक, ये अपन उस टाइम पढ़ लेंगे। इनमें उनका क्लासिफिकेशन और उनका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट पार्ट आपको दिया हुआ थर्मोग्राफी एंड 7 सेगमेंट सेल, 7 खंड सेल क्या चीज होती है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका पार्ट हो गया यूनिट 4 के दो पार्ट, एक तो गैस स्टेट पार्ट हो गया, एक लिक्विड स्टेट पार्ट हो गया, गैसीय अवस्था और द्रव अवस्था। ये कुल 4 यूनिट आपके यहाँ पर कंसिडर की गई है बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के सिलेबस में, आपको पता होना चाहिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर है और इसी में ही क्वांटम मैकेनिक्स भी ऐड है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा यूनिट सेकंड में 3 टाइप के बॉन्ड के बारे में डिस्कशन अपन करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। और इन तीनों ही बॉन्ड्स के बीच जो भी बॉन्ड बनेंगे या जो उनके बीच में जो इंटरेक्शंस होंगी उनके बारे में भी अपन पढ़ने वाले हैं, जो कि अपने वीक केमिकल इंटरेक्शंस होती हैं वो भी अपन इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यूनिट थर्ड आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर बेस्ड होगी, जिसमें जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ोगे, आप इसमें इंटरमीडिएट पढ़ने वाले हो, याद रखिएगा, ठीक है। इंटरमीडिएट पढ़ोगे, मध्यवर्ती पढ़ोगे, और एक पार्ट आपका आता है स्टीरियो केमिस्ट्री का, ठीक है। आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री जो भी होगी, त्रिविम रसायन जिसको आप बोलते हो, ये तीनों पार्ट आप यूनिट थर्ड के अंदर पढ़ने वाले हो। अच्छा, एक पार्ट और ऐड है इसमें, एरोमेटिसिटी। जनरली एरोमेटिसिटी लिखा हुआ, लेकिन ये रेजोनेंस की ही एप्लीकेशन होती है, अनुनाद का ही जो एप्लीकेशन पार्ट है वो एरोमेटिसिटी होता है, ठीक है। तो इसको साथ भी मान सकते हो, अलग भी मान सकते हो, वो आप पे डिपेंड है, ठीक है। और यूनिट फोर्थ आपकी बनती है गैस स्टेट और लिक्विड स्टेट। तो इस तरीके से जो केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट जो अपना होता है बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के लिए, उसमें अपन ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं 4 यूनिट के बारे में। ये तो हुआ सिलेबस। और अब अपन बात करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, आगे की प्लानिंग क्या रहेगी, ठीक है, जो थोड़ी अपनी हटके होगी, जो बिल्कुल हटके होगी, जहां आपको कहीं भी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको ये तो क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पढ़ लो, ये पहले यूनिट में ये इंपॉर्टेंट है, दूसरी यूनिट में ये इंपॉर्टेंट है। इनसे थोड़ा ना काम चलता है, आप ये समझ के देखो। आप इनसे आप मार्क्स भी ले आओगे, आप ठीक है, आप पढ़ लिए, रटा मटा मार के आपने कैसे जैसे करके सीरीज वगैरह पढ़ के आप मार्क्स ले आओगे, ठीक है, लेकिन आपने सीखा क्या, आपने कुछ नहीं सीखा, आपका काम क्या एकदम निल है, आपको कोई नॉलेज नहीं मिलेगा। और अगर नॉलेज नहीं होगा तो इन फ्यूचर कोई भी कंपटीशन एग्जाम आप फाइट नहीं कर पाओगे, ना ही इन फ्यूचर कहीं आप ग्रेजुएशन पढ़ाने जाओगे या आप अपनी इनकम जनरेट करने जाओगे किसी भी कॉलेज में पढ़ाने के लिए, तो आप उसमें बच्चों को पढ़ा सकते हो, क्योंकि आज ही अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो कल उनको क्या क्या पढ़ा पाओगे आप, है ना। तो ये सोचने की बात है, इस टाइम को आप ऐसे वेस्ट ना करते हुए आप चीज़ों को सीखने पे फोकस करो, चाहे आप फिजिक्स पढ़ो, चाहे केमिस्ट्री, चाहे मैथ, चाहे बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, जो भी आप पढ़ो, उनको एकदम अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। बिना ये सोचे हुए कि अपने को सिर्फ एक पास होना है या अपन टाइम पास करें, ये इंपॉर्टेंट पढ़ लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पढ़ना काफ़ी नहीं है, इस लेवल पर आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, ताकि इन फ्यूचर जो भी आप कंपटीशन एग्जाम दो, उन कंपटीशन एग्जाम्स में आपको कोई दिक्कत नहीं हो, उनको आप अच्छे से फाइट कर पाओ। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अभी से इन सब्जेक्ट्स को सीखना स्टार्ट करो, उनका नॉलेज लेना स्टार्ट करो। अब अपन अपनी बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। स्ट्रेटेजी जो अपनी रहने वाली है वो क्या होगी। जनरली 4 यूनिट है, यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 यूनिट आपके सिलेबस के अंदर अपनी कंसिडर होती हैं। यूनिट फर्स्ट जो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो अपनी होगी 15 अगस्त से, 15 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक, इन 15 डेज में मैं आपको कराऊंगा यूनिट फर्स्ट, इन 15 डेज में 16 डेज में मैं आपको करवाने वाला हूँ यूनिट फर्स्ट। इसी तरीके से यूनिट सेकंड का जो टाइम का शेड्यूल है वो 1 सितंबर से लेकर के 15 सितंबर के बीच में रखा है मैंने, ठीक है। इसी तरीके से यूनिट थर्ड का जो शेड्यूल रखा है मैंने 17 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में, और यूनिट फोर्थ का जो शेड्यूल रखा है 2 अक्टूबर से 16 अक्टूबर, यानी कुल मिला के थ्योरी का काम तो मैं आपको 16 अक्टूबर तक करवा दूंगा, ये आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। 16 अक्टूबर, 18 अक्टूबर या 20 अक्टूबर ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं 1-2 दिन में अगर मिस भी अपन होते हैं तो एटलीस्ट अपन 20 अक्टूबर तक अपन अपना बीएससी फर्स्ट सेम का सिलेबस अपन कर चुके होंगे, ठीक है।
प्रोसेस क्या रहेगी, अल्टरनेट क्लास आएंगे। देखिए डेली बेसिस पे क्लासेस नहीं आएंगे, ठीक है। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं एमएससी के फर्स्ट सेम के ऊपर भी फोकस कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक एक क्लासेस में उनकी भी अल्टरनेट ऑर्डर में डालूंगा। तो और साथ में तो मेरा भी खुद का थोड़ा पीएचडी का काम रहता है, तो इस तरीके से मेरी भी प्रिपरेशन का काम रहता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा क्या है कि अल्टरनेट वे में क्लासेस आएंगे, लेकिन सिलेबस में आपका अच्छे से करवा दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने हो, चाहे थ्योरी में कितना ही डिटेल में एक्सप्लेन करना हो, वो सब अपन देखने वाले हैं। तो अपनी स्ट्रेटजी में क्या रहेगा, अल्टरनेटेड क्लासेस रहेंगी, ठीक है। जो भी अल्टरनेट क्लास चलेंगी 35 से 45 मिनट की मेरी एक क्लासेस आएगी। जैसे एक 15 अगस्त को आ गई तो फिर नेक्स्ट क्लास मेरी 17 अगस्त को आएगी, फिर मेरी 19 अगस्त को आएगी। इस तरीके से अल्टरनेट वे में क्लासेस चलेंगी। 35 से 45 मिनट की वो एक क्लास होने वाली। ज़्यादा अपन ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई 1.5-2 घंटे क्लास डालूंगा मैं। जितना हो सकेगा मैटर मैं उसमें करवाने की कोशिश करूँगा मेरे अकॉर्डिंग, और उसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी करूँगा, ताकि आपको ना थ्योरी में दिक्कत हो और जब क्वेश्चंस करो तब भी आपको दिक्कत नहीं हो। क्योंकि ग्रेजुएशन आपका काम सिर्फ ये नहीं है कि आपको सिर्फ पढ़ना, आपको वहाँ पे रिटन प्रैक्टिस भी आपको ज़रूरी है। तो कहीं भी आपके कॉलेज में अगर कोई टेस्ट वेस्ट चल रहे हो तो टेस्ट भी आपको देने ज़रूरी है। बट नॉलेज आपको यहाँ पे कंप्लीट मिल जाएगा कि किस तरीके से अपने को लिख के आना है, कितना डिटेल्ड में लिख के आना है, और किस तरीके से उसको आंसर करना है, वो सब अपन सीखने वाले हैं अपने इन क्लासेस के अंदर। नेक्स्ट वन क्लासेस ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आफ्टर यूनिट कंप्लीट। जैसे ही अपनी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट होगी, एक मेरा लेक्चर आएगा जिसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर से अपने को ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स अपने को पढ़ के जाने हैं, ठीक है। पढ़नी तो पूरी यूनिट है एक्चुअल में, लेकिन फिर भी आप अगर उनमें से भी अगर आप देखना चाहो कि जैसे पूरी यूनिट अपने कर ली, फिर आपको ये लगे कि हाँ मेरे को ये पार्ट देखना, तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपन या तो फिर से डिस्कशन कर लेंगे, या फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चंस कुछ डिस्कशन कर लूंगा, चाहे वो फिजिकल के हों, चाहे ऑर्गेनिक के हों, चाहे इनऑर्गेनिक के हों। नेक्स्ट मेरा पार्ट रहेगा एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन। जो भी एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कराऊंगा, एग्जाम ओरिएंटेड से मेरा मतलब है कि यहाँ ग्रेजुएशन में आपको रिटन एग्जाम देना होता है, ठीक है। आप वहाँ पे लिख के आने, आपको पेज भर के आने वहाँ पे, ना कि आपको एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने हैं। तो ज़रूरी क्या है कि आपको लिखने का भी एक नॉलेज हो कि किस तरीके से अपने को आंसर लिख के आना है, आंसर राइटिंग कैसी अपनी हो, ठीक है, कितना अपन लिख के आए, ठीक है, और किस तरीके से उसको अपन एक अच्छे से प्रेजेंट भी करें। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इन वीडियो लेक्चर्स के ड्यूरिंग बताऊंगा कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि मेरे खुद के ग्रेजुएशन में भी काफ़ी अच्छे परसेंटेज बने हुए, मेरे प्रीवियस में भी जो आपकी जैसे उस हमारे टाइम में सेमेस्टर सिस्टम नहीं था, मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से मेरा अपना बीएससी हुआ था, तो लगभग मेरे बीएससी फर्स्ट ईयर में 84 थे, बीएससी सेकंड ईयर में मेरे 85 के लगभग थे, और बीएससी फाइनल में मेरे लगभग 89 के परसेंटेज के लगभग थे। तो ओवरऑल मेरे जो परसेंटेज मार्क्स हैं, लगभग मैंने 2014 से 17 के सेशन में मेरा बीएससी कंप्लीट किया था, तो उस सेशन के ड्यूरिंग मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे बने थे, और मैंने वहाँ पे नॉलेज भी काफ़ी अच्छा लिया था। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अपने को एक अपना आंसर राइटिंग करना है। ये नहीं कि सिर्फ अपने को पढ़ना है या सीखना है, अपने को वहाँ पे लिख के भी आना है, और रिटन प्रैक्टिस भी जरूरी है, उसके लिए होती है। उसके लिए आपको अपने कॉलेज में जो भी है, जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, वहाँ पे आप टेस्ट की भी प्रैक्टिस कीजिए, बार बार यूनिट टेस्ट भी दीजिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस बने, ताकि आप जब एग्जाम देने जाओ तो आपको वहाँ पे लिखने की अच्छी खासी प्रैक्टिस आपकी हो जाए तब तक। तो एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन के बारे में भी अपन अच्छे से डिस्कशन करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें आती है कि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होने वाला है। नो डिस्ट्रैक्शन से मेरा मतलब है किसी भी अदर यूट्यूब चैनल पर आपको फोकस नहीं करना। क्यों नहीं करना है? क्योंकि मैंने जहाँ तक देखे यूट्यूब पर आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अलावा और कहीं कोई वीडियो नहीं है। तो क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप करके अपनी लाइफ स्पॉइल कर पाओगे? आप खुद सोच के देखना है इस चीज़ को कि अगर आप सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने से क्या होगा। चलो आ गए एग्जाम में क्वेश्चन, आपने पढ़ लिया, आपने जैसा तैसा करके आप आ भी गए, ठीक है, थोड़े बहुत परसेंटेज आपके बन गए या थोड़े और भी अच्छे बन गए, उससे क्या होगा? आपका नॉलेज तो जीरो है ना। आपको कोई अगर कुछ पूछ भी ले, कल को आप कंपटीशन एग्जाम में बैठोगे, आप क्या करके आओगे वहाँ पे? फिर से आपको वही जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, उस टाइम में आपको दोबारा जीरो से पढ़ना पड़ेगा। उससे बेटर है अभी टाइम है, अभी से आप क्या करो, बिना किसी अदर जगह डिस्ट्रैक्ट हुए आप अपने प्रिपरेशन को अच्छे से करो। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप थ्योरी क्लासेस को अच्छे से देखो, उनके क्वेश्चंस अच्छे से करो, उनकी रिटन प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे से करो। इसके लिए आपका कोई शॉर्टकट वे नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन करेंगे, बिल्कुल अपन करवाऊंगा मैं, बट उसके पीछे लॉजिक है कि मैं पहले थ्योरी कंप्लीट कराऊंगा, पहले अपनी थ्योरी चलेगी, पहले थ्योरी कंप्लीट होगी, उसके बाद अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आएंगे। डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे नहीं आएंगे अपन, ठीक है। थ्योरी अपन पहले सीखेंगे अच्छे से, थ्योरी को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आएंगे कि इनमें से ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है। बाकी मैंने मेरे टाइम में भी कभी ये प्रेफर नहीं किया कि मैंने ये टॉपिक छोड़ दिया और ये वाला कर लिया और ये वाला छोड़ दिया, कभी ऐसा नहीं किया। मेरा हमेशा यूनिट का सिलेबस पूरा ही करके गया हूँ मैं मेरे टाइम में भी। तो आपको भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जो पूरी थ्योरी में पढ़ाऊँ, पूरी थ्योरी आप पढ़ के जाओ, ताकि एक यूनिट से जो 2 क्वेश्चन आते हैं,
ठीक है, पहला क्वेश्चन और एक और लिख के एक सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हो, तो दोनों में से आपको या तो ये कर लो या ये वाला कर लो, ऐसा ऑप्शन रहता है। तो अपन इतना अच्छे से प्रिपेयर करेंगे अपने को दोनों क्वेश्चन आते हो, ये मेरी स्ट्रेटजी है। ठीक है, दोनों टाइप के अपने क्वेश्चन आते हो, आपकी मर्जी रहे फिर ये वाला कर रहे हो या फिर ये वाला कर रहे हो, इस तरीके से अपन पढ़ेंगे। ठीक है, ना कि अपन किसी एक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिए उनमें से आ रहे हैं तो आ रहे हैं, नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे हैं, फिर अपने को अपना माइंड पे प्रेशर पड़ता है, अपना एग्जाम खराब हो जाता है, फिर अपना मूड खराब हो जाता है, अपना रिजल्ट खराब हो जाता है, सारा सब कुछ स्पॉइल हो जाता है अगर सिर्फ आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस करते हो तो जरूरी है कि इसके लिए कोई शॉर्टकट वे नहीं है, आपको थ्योरी पहले पढ़नी पड़ेगी, देन क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है। और इसी के रिगार्डिंग अपन इसके साथ डिटेल्ड एप्लीकेशन करने वाले हैं। और इम्पॉर्टेंट बात है कि कोई भी मीडियम के स्टूडेंट हो, चाहे आप हिंदी मीडियम के हों चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, दोनों टाइप के स्टूडेंट ये मेरी क्लासेस देख सकते हैं। मेरा मैटर चाहे हिंदी में आएगा, मैं अभी श्योर नहीं हूँ मैं हिंदी में भी मैटर डालूंगा इंग्लिश में मैटर डालूँ, बट जैसा भी मैटर होगा मैं बाइलैंग्वेज एक्सप्लेन करूंगा, दोनों ही टाइप के स्टूडेंट को कोई इशू नहीं होने वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमें हिंदी में एक्सप्लेन करो या मैं इंग्लिश में करूँ, दोनों टाइप बाइलैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा, आपको अच्छे से डिटेल्ड में आपको वहाँ पे समझाऊंगा ताकि दोनों टाइप के स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कोई नीड नहीं है आपको कहीं भी कोई भी पेड कोर्स परचेज करने की। मैंने देखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालते हैं आप और उनके वीडियोस आप ही काफ़ी अच्छे देखते हो और वो अपना कोर्स भी लॉन्च कर देते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको पेड कोर्स वो प्रोवाइड करवाते हैं। आप ग्रेजुएशन के लिए चाहे बीएससी में हो चाहे आप एमएससी में हो, आपको उसके लिए कोई भी पेड कोर्स कर लेने की नीड नहीं है। अपन खुद ही अपने इन्हीं वीडियो लेक्चर्स के ड्यूरिंग इतने अच्छे से प्रिपेयर करेंगे कि पेड कोर्स की अपने कोई नीड नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये थी मेरी स्ट्रेटजी। आप आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई इशू हो तो आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और ये क्लासेस अपनी 15 अगस्त से स्टार्ट होंगी। ठीक है, आप एक अच्छे तरीके से डेली बेसिस पर आप उन क्लासेस को देखिएगा अच्छे से, ताकि अपना जो कोर्स है सिलेबस है वो मिड अक्टूबर तक अपना फिनिश हो जाए। ठीक है, तो ये अपनी मेरी है स्ट्रेटजी जो मैंने आपको समझाया, ये अपने सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया। और मिलते हैं फिर अपन उनकी पहले क्लास के साथ। ठीक है, 15 तारीख से। तब तक के लिए थैंक यू।